ये जो दंगा करने वाले हैं ये चंद लोग होते हैं, लेकिन पुलिस की शह होती है। स्टेट हो या सेंटर हो, दोनों जगह ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ये गुंडों का राज है, ये मुल्क तोड़ने के चक्कर में है। अब सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है, एक दीवानगी, एक पागलपन का जुनून है, और उस जुनून में मुकम्मल तौर पर हुकूमत और पुलिस मिली हुई है। इससे ज़्यादा बदनसीबी इस मुल्क की क्या होगी, जहां इंसान इंसान को मारकर जश्न मनाता हो, उसको अहमियत दी जाती हो, मंत्री बनाया जाता हो कि अगर ये इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की हिम्मत करते हैं तो कर लें, लेकिन वो हिंदू राष्ट्र बनाए जो गांधी का हिंदू राष्ट्र था। ये गुंडों का जो हिंदू राज है, ये हिंदू मजहब का हिस्सा नहीं है। जितनी जगह आप देखेंगे जहां पर मुस्लिम बस्तियां हाथ से काम करती थी, वहाँ भागलपुर था, वहाँ सब के सब दंगे हुए और फिर बनियों ने पास बिजनेस ले लिया। जब अडवाणी की यात्रा चली है और बाबरी मस्जिद के बाद जब फसाद शुरू हुए हैं, वो फसाद हिंदू मुसलमान हुए। बहराइच दंगे को तकरीबन 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन रोजाना जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं, उससे पूरी तरह से ये स्पष्ट हो रहा है कि इस दंगे को पूरी तरह से प्लान किया गया था। दंगाइयों के साथ लाठी लेते हुए पुराना वीडियो एक सामने आया था। आज एक और वीडियो सामने आया है कि सिविलियंस यानी वहाँ के लोकल हिंदू संगठन से ताल्लुक रखने वाले लोग सिविल ड्रेस में पुलिस के साथ लाठियां लेकर के मौजूद थे और गाड़ियों को तोड़ते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एमएलए का जो मामला सामने आया कि उनके जरिए एफआईआर दर्ज कराई गई, और उसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है, और अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, वो भी कहीं ना कहीं सवालात खड़े करने लगी। हमारे साथ पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब साहब हैं, उनसे हम बात करेंगे। अदीब साहब, क्या कहना चाहेंगे? पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ बहराइच दंगों पर। आप कह सकते हैं कि पहली बार एक्सपोज हुई है। मैं तो समझता हूँ हर फसाद के रिकॉर्ड मौजूद हैं, और हर फसाद कभी हिंदू मुसलमान नहीं लड़ता है। शुरू में जो फसाद होते थे हिंदुस्तान में, उस वक्त इकोनॉमिक फैक्टर पे होते थे कि भाई जहाँ जहाँ जब ये मुल्क बटा था तो जो एक पढ़ा लिखा तबका था वो तो हमें हमारे किस्मत के हवाले करके और नई दुनिया बसाने चला गया, लेकिन जो यहाँ हाथ के काम करने वाले लोग थे, जो अपने हाथ से काम करते थे, वो यहाँ कायम थे। उन्होंने यहाँ की खानकाहें, यहाँ के मदारिस, यहाँ के स्कूल कायम रखे थे। फसाद वहाँ शुरू हुए थे। अगर आप इसकी, मैंने इस पर पूरी स्टडी की है। पार्लियामेंट की 23 कमेटियाँ थीं, जिन्होंने कमेटी में आज भी पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में मौजूद है। उन 23 कमेटियों में 18 में आरएसएस का हाथ है। एक में कांग्रेस को मुलजिम दिया गया है, जो यहाँ दिल्ली में दंगा हुआ, और एक पे मुसलमानों का इल्ज़ाम लगाया गया है। बाकी सब के सब पे आरएसएस और पुलिस मिल के करती है। और वो इकोनॉमिक फैक्टर था कि भाई इनके यहाँ जैसे बर्तन का काम है मुरादाबाद में, वहाँ फसाद हो गया। अब बर्तनों के पूरे काम में मुसलमान थे, आगे बनिए आ गए वहाँ पर, उन्होंने इसलिए लूट लिया। फिरोजाबाद में यही हुआ। जितनी जगह आप देखेंगे जहाँ पर मुस्लिम बस्तियां हाथ से काम करती थी, वहाँ भागलपुर था, वहाँ सब के सब दंगे हुए और फिर बनियों ने पास बिजनेस ले लिया। तो ये तो उस वक्त था जब अडवाणी की यात्रा चली है, और बाबरी मस्जिद के बाद जब फसाद शुरू हुए हैं, वो फसाद हिंदू मुसलमान हुए। उससे पहले फसाद होता था कि 4-5 दिन फसाद हुआ, कमेटी बन गई, फिर उसी ढाबे पर मुसलमान भी बैठ के चाय पी रहा है और हिंदू भी पी रहा है, और बात ख़त्म हो गई। भाई झगड़ा हुआ था, दुकानदारी गई, बिजनेस गई। अब जो हो रहा है, ये बुनियाद अडवाणी ने डाली थी, वो अब बहुत बड़ा दख्त हो गई, बहुत बड़ा पेड़ बन गया है। और अब सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है, एक दीवानगी, एक पागलपन का जुनून है, और उस जुनून में मुकम्मल तौर पर हुकूमत और पुलिस मिली हुई है। जो आप ये इस बार
हैरत यह है कि उसी पार्टी का मेंबर असेंबली का MP MLA वो चश्मदीद FIR करा रहा है, एक्शन कोई नहीं है, ना होगा। जी लेकिन मुल्क कहाँ जा रहा है, ये सवाल आज का कोई हिंदू दे नहीं रहा है। जी। वो अभी भी इसी बात पे खुश है। एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है दैनिक भास्कर का, जिसमें 2 युवक हैं जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2 घंटे का वक्त पुलिस ने हमको दिया था। जी। और ये एक पैटर्न है पुलिस दंगाइयों के साथ होती है। जी। CAA में भी आपने देखा, जब पुलिस पिटाई कर रही थी तो उनके साथ सिविलियंस मौजूद थे और वही ज़्यादातर डंडे बरसा रहे थे। जी जी, वो जो दैनिक भास्कर ने जो किया है वो आई ओपनर है। लेकिन अगर आप पहले किसी ने इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन किए होते तो उसमें भी यही आता। ये जो दंगा करने वाले हैं ये चंद लोग होते हैं, लेकिन पुलिस की शह होती है। और आज तो मामला इनके साथ ये है कि सैया है कोतवाल तो डर किसका। स्टेट हो या सेंटर हो, दोनों जगह ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। यानी आप सोच लीजिए कि जो बिल्किस बानो के मसले पे जो छोड़े गए उनको मिठाइयाँ बांटी गई, जब कोई किसी को जला के आया तो मंत्री हार पहना रहा है। इससे ज़्यादा जवाल या इससे ज़्यादा बदनसीबी इस मुल्क की क्या होगी जहाँ इंसान को मारकर जश्न मनाता हो, उसको अहमियत दी जाती हो, मंत्री बनाया जाता हो। तो ये इस तरह की ये जो फौज तैयार हो रही है और नफरत की जो आंधी चल रही है, इसमें ये मुल्क बचेगा या डूबेगा हमें नहीं मालूम। और अगर ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हिंदू राष्ट्र समिट के ये सिर्फ उसी हिंदी बेल्ट में रह जाएगा। और हमें डर लगता है कि कहीं उसका वो हाल ना हो जैसे पाकिस्तान में हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान में पंजाबी अलग और बांग्लादेशी अलग, ज़बान के ऊपर तो गए ना वो। तो यहाँ जब आप हिंदू राष्ट्र लाएंगे तो आपके साथ साउथ इंडिया रहेगा। मतलब सब अघोषित हिंदू राष्ट्र हो ही गया है। एक तरफा कार्रवाई बहराइच में देख रहे हैं, 20% से के करीब गैर मुस्लिम गिरफ्तार हुए हैं, मकान सारे मुसलमानों के जले हैं, प्रॉपर्टी मुसलमानों की जली हैं, लेकिन गिरफ्तारियां भी मुसलमानों की हो रही हैं उसमें, और बाकायदा वीडियो मौजूद हैं। बहाना बनाया जा रहा है पत्थरबाजी का, उसका कोई वीडियो नहीं है। झंडा उतारते हुए वीडियो है, जिसको गोली लगी है उसका पूरा वीडियो मौजूद है। तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसे में मुसलमान काफ़ी परेशान है कि आखिर करें तो क्या करें। मुसलमान हिंदी बेल्ट का, जिसको ये हिंदुस्तान कहते हैं, इनकी नज़र में अगर समझा जाए तो हिंदुस्तान इनकी नज़र में केरल भी नहीं है, इनकी नज़र में तमिलनाडु भी नहीं है, इनकी नज़र में बंगाल भी नहीं है। इनकी उस जगहों पर जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है वहाँ इनका कोई असर अभी नहीं हुआ है। यही वजह है कि अगर ये इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की हिम्मत करते हैं तो कर लें, लेकिन वो हिंदू राष्ट्र बनाएं जो गांधी का हिंदू राष्ट्र था। ये गुंडों का जो हिंदू राज है ये हिंदू मजहब का हिस्सा नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये गुंडों का राज है, ये मुल्क तोड़ने के चक्कर में है। और अगर ये इसी तरह से करते रहे तो आपको पता ही है कि ना आपके पास साउथ इंडिया बचेगा, ना नॉर्थ इंडिया बचेगा, ना फार ईस्ट बचेगा, कुछ नहीं बचने वाला है। ये 5-6 जो स्टेट्स हैं जहाँ आप हिंदी बोलते हैं और जहाँ मोदी साहब और उनकी फ़ौज जो है और RSS के जो लोग हैं, उन्होंने जो जहनों को ख़राब किया है, मुल्क की जड़ों को तोड़ दिया है, इनकी जो बुनियाद है वो हिल चुकी है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद हम लोगों को, हमारी ज़िंदगी में तो शायद ना हो, लेकिन हमारी औलादों की ज़िंदगी में तो ये तय हो गया है कि इस रविश के बाद हिंदुस्तान बचेगा नहीं। ये आप लिख लें और ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर ये फोर्सेस इसी तरह से काम करती रहीं, आप हमें मारिए, आप मार के क्या करेंगे? 1 साल से ज़्यादा हो गया, दुनिया की सारी कुव्वत लगा दी गई, अभी तक हमास उनके कब्ज़े में नहीं आया। मारे जाओ तो हमें मारते जाओगे तो क्या कर लोगे भाई? तो मुसलमान पिटता रहेगा भाई, वो करेगा क्या जब अदालतें आपको जवाब नहीं देंगी? जब चीफ जस्टिस ये कहता है कि हमने तो बाबरी मस्जिद का भगवान के कहने पे असर किया, तो आप क्या कर लेंगे? यानी कॉन्स्टिट्यूशन कोई चीज़ नहीं है, कानून कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ उनको भगवान याद कर
उनको ये नहीं याद आया, उनके भगवान ने उनको ये नहीं बताया कि उमर खालिद 4 साल से जेल में क्यों बंद है भाई। ये भगवान ने उनके नहीं बताया। उनके भगवान ने ये नहीं बताया कि इतने मासूम बच्चों के घरों को तोड़ा जाता है और वो घर सड़क से निकल कर रात के दुनिया में बाहर सोते हैं और बगैर इस इल्ज़ाम के कि अगर कोई मुजरिम करार भी पाया, जबकि आर्डर भी दे दिया, उनके भगवान ने नहीं बताया। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? जो है तो देखा जाएगा, लेकिन हम अपने मुल्क को खुद ही तोड़ रहे हैं। और बहराइच का जहाँ तक सवाल है, पहली बार सोशल मीडिया की वजह से ये बिल्कुल नंगे हो गए, खुल गए। ऐसे तो हर फसाद का खसा यही है, जो मानते नहीं हैं, लेकिन अब ये खुल गया है। तो मैं समझता हूँ कि शायद इन्होंने एहतियात कम करी थी, एक्शन किसी पे नहीं होगा। प्रदीप साहब, ये जो एक फ़िरका है, पहले बहुत कम था, 15 से 20%, 30%, अब देखने में आ रहा है कि बढ़ता चला जा रहा है। अब हम ये देखते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारे यार दोस्त थे, जो हमारे साथ काम करते थे, जब उनके आप सोशल मीडिया अकाउंट्स देखें तो उनके दिमागों में भी नफरत भरी हुई है। और देखने पर पता चलता है कि 15 साल मैंने इनके साथ काम किया है, उनकी जहनीत ये है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ी तादाद कम्युनल हो गई है, लेकिन बेहिस हो गई है। उसको इसे मतलब नहीं है, उसको इसे मतलब नहीं हो क्या रहा है। वो ये देख रहा है कि भाई हमारे इंक्रीमेंट हो रहे हैं, हमारे घर में साइकिल नहीं थी, कार आ गई है। पहले हम झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, फ्लैट में रहते हैं, अब हम नाइट क्लब जाते हैं। अब बगल में कोई मारा जा रहा है, हमसे क्या मतलब है। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, जिनके बीच बैठता हूँ, वो कम्युनल लोग नहीं हैं, लेकिन बेहिस हैं, उन्हें मतलब नहीं है। जब ये वफ़ का बिल आया तो मैंने उनसे बात आती है, उनका ये क्या चीज़ है। कहा भाई ये हमारी प्रॉपर्टी छीन ली गई। अच्छा, हमने तो टीवी में देखा था कि आप लोग कब्जा कर रहे हैं, यानी जो टीवी में बताया गया था कि वफ़ की प्रॉपर्टी हम छीन रहे हैं। जब उनको बताया कि अरे हमें पता नहीं। बुरे लोग नहीं हैं, लेकिन अब लोग अपनी ज़िंदगी के लिए जीते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए ज़िंदा रहते हैं। और मौलाना आज़ाद ने बहुत खूब कहा था कि जो इंसान अपनी ज़ात के लिए ज़िंदा है, वो मुर्दों की लाश में एक का इजाफा और करता है। तो आज के हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोग अपनी ज़ात के लिए ज़िंदा हैं और लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो रोज़ एक ज़िंदा लाश में शामिल हैं। लेकिन साहब, कहीं ना कहीं आम मुसलमान को, आपने इसकी बात की कि अपनी ज़ात के लिए जी रहे हैं, उन्हें एक शिकायत है कि जो मुस्लिम लीडर्स हैं या उलमा इकराम हैं या बड़ी बड़ी तंजीमें जो हैं, वो भी तो अपनी ज़ात के लिए जी रहे हैं। वो निगाह लगाए बैठे हैं कि कुछ करेंगे हमारे लिए, सड़कों पर उतरेंगे, इंसाफ के लिए कोई आवाज़ उठाएंगे, लेकिन होता नहीं है ऐसा कुछ। मुश्किल ये है कि लीडर की जहाँ तक आप बात करते हैं, मुसलमान ने आज़ाद हिंदुस्तान में जिना को ठुकरा के मुस्लिम लीडरशिप को ही ठुकरा दिया था। उन्होंने गांधी और नेहरू को अपना लीडर मान लिया था। उसके बाद जो भी आया और जिसने भी ये कहा कि भाई हम मुसलमानों की हिफाजत करेंगे, वो उसका लीडर बनता गया। चाहे बहुगुना हो, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे लालू हो, जितने भी आप वीपी सिंह हो, जिसने एक भी मीठी ज़बान बोल दी, मुसलमान को ये लगा कि ये मेरे लिए मेरी हिफाजत करेगा। उसने अपना लीडरशिप किसी को माना ही नहीं। दूसरी बड़ी बात यह कि लीडरशिप जब पैदा होती है जब आप कोई तहरीक चलाते हैं। आज़ाद हिंदुस्तान में मुसलमानों ने कोई मूवमेंट चलाया ही नहीं, वो चोर पहले ही दिन बन गए थे। जो लोग पार्टीशन के वक्त यहाँ से चले गए वो महाजिर बन गए, और हमारे ऐसे लोग जो इस मुल्क में रह गए वो अजनबी बन गए अपने ही मुल्क में। हम जिनके साथी थे, जिनके भाई थे, आज उसी के घर में हम गुनहगारों की तरह खड़े हैं। हम देशद्रोही के नाम से पहचाने जाते हैं। तो हम तहरीक क्या चलाएंगे? जो लीडरशिप थी, आज जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उस पर भी इल्ज़ाम आता है। वो क्यों नहीं पैदा कर पाया कोई गांधी, क्यों नहीं पैदा कर पाया कोई नेहरू, क्यों नहीं पैदा कर पाया पटेल और दूसरे लोगों की तरह। हम भी मौलाना आज़ाद नहीं पैदा कर पाए, लेकिन हम तो दूसरे दर्जे के शहरी हैं, कहने को ना चाहिए लेकिन अमली तौर पर हैं। हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। इसकी शर्म हमें भी आनी चाहिए और सेकुलर हिंदू भाइयों को भी आनी चाहिए कि तुमने अपनी एक कौम को कहाँ ले जाके छोड़ दिया।